KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज हम लोग अध्याय 2 आंकड़ों का प्रक्रमण या कह लीजिए डेटा प्रोसेसिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। और इसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश NCERT पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं और ये प्रश्नोत्तर हमारे सामने बहुविकल्पीय हैं। इसको इस प्रकार हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माप चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है वह क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। का माध्य है, खा माध्य है तथा बहुलक है, गा बहुलक है, घा माध्यिका है। चारों में से जो सही उत्तर है वो है गा माध्य है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माप चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है वह माध्य होता है। ठीक इस प्रकार से अब हम लोग आगे, अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति का वह माप जो किसी वितरण के उभरे भाग से हमेशा संपाती होगा वह क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। का माध्यिका है, खा माध्य तथा बहुलक है, गा माध्य है, घा बहुलक है। चारों में से जो सही उत्तर है वो है गा माध्य है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति का वह माप जो किसी वितरण के उभरे भाग से हमेशा संपाती होगा वह माध्य कहलाता है। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है, ऋणात्मक सहसंबंध वाले प्रकीर्ण अंकन में अंकित मानों के वितरण की दिशा क्या होगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। का है ऊपर बाएं से नीचे दाएं, खा है नीचे बाएं से ऊपर दाएं, गा है बाएं से दाएं, घा है ऊपर दाएं से नीचे बाएं। चारों में से जो सही उत्तर है वो का है ऊपर बाएं से नीचे दाएं। ठीक इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक सहसंबंध वाले प्रकीर्ण अंकन में अंकित मानों के वितरण की दिशा ऊपर बाएं से नीचे दाएं होगी। आगे है अति लघुत्तरीय प्रश्न जिसका उत्तर 30 शब्दों में देना होता है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला है, माध्य को परिभाषित कीजिए। और इस प्रकार हम कह सकते हैं काकस्टन के शब्दों में इस प्रकार है कि माध्य समंकों के विस्तार के अंतर्गत स्थित एक ऐसा मूल्य है जिसका प्रयोग समंक माला के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। और इस प्रकार से आगे है, बहुलक के उपयोग के क्या लाभ हैं? और इसका उत्तर इस प्रकार है, बहुलक के उपयोग के लाभ इस प्रकार हैं। पहला है, बहुलक बिंदु रेखा विधि से प्रदर्शित हो जाने के कारण लाभदायक होता है। और आगे है, इसे समझना और प्रयोग करना सरल है। और बहुलक की निकटवर्ती आवृत्तियों को देखकर जान लेना बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार से चौथा है, यह प्रतिनिधि मान होने तथा सभी चर पर अपना प्रभाव छोड़ने के कारण महत्वपूर्ण होता है। आगे है, और तीसरा प्रश्न है, अपकिरण किसे कहते हैं? अपकिरण केंद्रीय प्रकृति की माप के बारे में विस्तार से बताने वाले मान को अपकिरण या प्रकीर्णन कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का वितरण ही नहीं वरन उसके मूल्य अथवा मान केंद्र के परिप्रेक्ष्य में प्रकीर्ण करना होता है। यह केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। अपकिरण अथवा प्रकीर्णन को केंद्रीय मान से विभिन्न मूल्यों के बिखराव अथवा विषमता की मात्रा के रूप में जाना जाता है। और इस प्रकार से आगे देखेंगे
सहसंबंध को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है, दो या दो से अधिक चरों के मध्य पाए जाने वाले संबंध की जिज्ञासा ही सहसंबंध कहलाती है। यह दो या दो से अधिक चरों के मध्य के संबंध की माप होती है। सहसंबंध दो चरों के मध्य अनुरूपता अथवा साहचर्य की प्रकृति की गहनता होती है। पूर्ण सहसंबंध किसे कहते हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है, जब कोई सरल रेखा प्रकीर्ण आरेख के निचले बाईं ओर से ऊपर की ओर जाती है तो यह पूर्ण धनात्मक 1.00 सहसंबंध होता है। इसका अधिकतम विस्तार -1 से +1 तक होता है। अगला प्रश्न है, सहसंबंध की अधिकतम सीमाएं क्या है? इसका उत्तर इस प्रकार है, सहसंबंध की अधिकतम सीमाएं 1.00 होती है। ठीक है। इस प्रकार लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसका उत्तर 125 शब्दों में देना होता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, आरेखों की सहायता से सामान्य तथा विषम वितरणों के माध्य, माध्यिका तथा बहुलक की सापेक्षिक स्थितियों की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है, सामान्य वितरण वक्र वह माध्यम है जिसकी सहायता से केंद्रीय प्रवृत्ति की तीनों मापों माध्य, माध्यिका तथा बहुलक की तुलना कर सकते हैं। इन्हें प्रदर्शित करने वाला रेखाचित्र घंटाकार वक्र कहलाता है और इस प्रकार से बौद्धिकता, व्यक्तित्व, समंक तथा विद्यार्थियों की उपलब्धि के समंक जैसी अनेक मानकीय विशेषताएं सामान्य वितरित होती हैं। सामान्य वक्र घंटाकार आकृति वाला वक्र होता है और मध्य मान दी गई श्रेणी के निकट ही स्थित होते हैं और इस प्रकार से दूर जाने पर दिए गए प्रेक्षणों की संख्या सममित रूप से घटने लगती है। और आगे है, सामान्य वक्र में आंकड़ों का बदलाव घटता जाता है। अगला प्रश्न है, माध्य, माध्यिका तथा बहुलक की उपयोगिता पर टिप्पणी कीजिए। आइए इसके उत्तर को समझने की कोशिश करते हैं और इसका उत्तर इस प्रकार है। पहला है, का है माध्य के गुण और माध्य के गुण इस प्रकार हैं, जिसमें नंबर 1 है, माध्य स्थिर और अस्पष्ट होता है। सेकंड है, माध्य की विशेषता और उसकी समंक माला के सभी पदों पर आधारित होना है। तीसरा है, माध्य सरल और सुगमता से समझा जा सकने वाला होता है। आगे है, माध्य की गणना अत्यंत सरल होती है। आगे है, माध्य के दोष। माध्य निम्नलिखित दोषों से परिपूर्ण होता है, जिसमें पहला है, माध्य प्रत्येक समांतर श्रेणी में नहीं पाया जाता और दूसरा है, यह पूर्णांक में न होकर दशमलव में प्रकट किया जाता है और तीसरा है, यह बड़े पद मूल्यों से अधिक प्रभावित होता है और आगे है, माध्य का अनुमान लगाना कठिन तथा समंकता के मूल्य के बिना इसकी गणना भी कठिन होती है। और आगे है, माध्यिका के गुण। माध्यिका के गुण इस प्रकार हैं, माध्यिका समंक माला का केंद्रीय मूल्य होती है। यह समंक माला को आरोही अवरोही रूप में 2 भागों में बांट देती है। आगे है, माध्यिका के मूल्य बहुत छोटी इकाइयों से कम प्रभावित होते हैं और माध्यिका का गणितीय विवेचन नहीं होता है। माध्यिका के दोष को समझ लेते हैं, जिसमें पहला है, पदों की संख्या सम न होने पर माध्यिका का मान केवल अनुमानित ही होता है। आगे है, माध्यिका की गणना करते समय इकाइयों की संख्या बढ़ा देने पर इसका मूल्य बदल जाता है। और तीसरा है, इस श्रेणी में सीमांत पदों को
भार देने में यह अनुपयोगी होती है। और आगे है मूल्यों का वितरण अनियमित होने पर माध्य का प्रतिनिधि अंक प्रस्तुत करने में असफल रहती है। आगे है बहुलक के गुण, और बहुलक के गुण इस प्रकार हैं। कम मद होने पर बहुलक की गणना संभव होती है। बहुलक का प्रदर्शन रेखा चित्र से भी किया जा सकता है। और तीसरा है इसका मूल्य चरम पदों से निष्प्रभावी रहता है। आगे है बहुलक को समझना सरल है। पांचवा है बहुलक समूहों के लक्षणों तथा रचना को स्पष्ट करने में सक्षम है। प्रकार से आगे है बहुलक के दोष। बहुलक के दोष इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है पदों की संख्या से गुणा करने पर पदों के कुल मूल्य का योग प्राप्त नहीं होता है। आगे है पदों को क्रमानुसार रखे बिना बहुलक की गणना संभव नहीं है। आगे है श्रेणियों में कभी कभी दो बहुलक विद्यमान होते हैं। आगे है बहुलक में कभी कभी अशुद्ध और भ्रमपूर्ण परिणाम निकलते हैं। और आगे है बहुलक की गणना में सीमांत पदों पर विचार ही नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रकीर्णन का कौन सा माप सबसे अधिक स्थिर है तथा क्यों? इसका उत्तर इस प्रकार है। विस्तार प्रकीर्णन का सबसे अधिक स्थिर माप है। यह श्रेणी के सबसे छोटी से लेकर बड़े माप की दूरी होती है। इसे उच्चतम मान में भी न्यूनतम मान के घटाए परिणाम के रूप में परिभाषित किया जाता है। आगे है अगला प्रश्न है सहसंबंध की गहनता पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। सहसंबंध की गहनता। सहसंबंध की गहनता गणितीय दृष्टि से अधिकतम 1 तक होती है। इसमें सहसंबंध की दिशा का पहलू जोड़ने पर इसका अधिकतम विस्तार -1 शून्य की ओर होते हुए +1 तक हो जाता है, जिसका मान किसी भी दिशा में 1 से अधिक नहीं हो सकता है। इसके विस्तार को निम्न चित्र में दर्शाया गया है। सहसंबंध पूर्ण होने पर चाहे वह ऋणात्मक हो या धनात्मक पूर्ण संबंध कहलाता है। भौगोलिक विश्लेषण के लिए प्रयुक्त कोई काल्पनिक उदाहरण लीजिए तथा आंकड़ों की गणना करने की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विधियों को समझाइए। आइए देखते हैं। प्रत्यक्ष विधि। अवर्गीकृत आंकड़ों से प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए प्राप्त सभी मूल्यों को जोड़कर घटनाओं या पदों की कुल संख्या से भाग देते हैं, ठीक, तथा निम्न सूत्र के माध्य की गणना करते हैं, इसमें है माध्य बराबर सिग्मा x अपान n, जिसमें माध्य x बराबर माध्य है और सिग्मा बराबर मापों के सभी मूल्यों का योग है। x है मापों की किसी श्रेणी में एक अपरिष्कृत समंक और सिग्मा x का मतलब है मापों की किसी श्रेणी में एक अपरिष्कृत समंक के सभी मूल्यों का योग। n है श्रेणी के पदों की संख्या, ठीक। और एग्जाम्पल में इस प्रकार देख सकते हैं कि नीचे की तालिका में मध्य प्रदेश के मालवा के पठार के विभिन्न जिलों की वर्षा के आधार पर वर्षा आंकड़े दिए हैं, अतः उस क्षेत्र की माध्य वर्षा की गणना कीजिए। और इस प्रकार से ये आंकड़े दिए गए हैं। मालवा के पठार के ज़िले एक रो में है और सेकंड है सामान्य वर्षा मिलीमीटर में। प्रत्यक्ष विधि x से इसे दिखाया गया है इसके आंकड़े, और अप्रत्यक्ष विधि के दूसरे आंकड़े हैं, ठीक। इसका वो है d = x - 800, ठीक। तो इस प्रकार से बनाया गया है। और इसके बाद और ये सिग्मा x का योग हो गया 6484, ठीक। और इस प्रकार से समांतर माध्य का सूत्र है सिग्मा x अपान n। तो इसको ऐसे करके इसको n सभी संख्याओं का योग है, तो इसको टोटल से इसको डिवाइड कर देंगे तो इतना आ जाएगा माध्य। प्रकार से आगे है अप्रत्यक्ष विधि। श्रेणी में
प्रेक्षणों की अधिक संख्याएं होने की स्थिति में अप्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात किया जाता है। अप्रत्यक्ष विधि में एक स्थिरांक को सभी मूल्यों से घटाने पर प्रेक्षणों की संख्या का विस्तार घट जाता है। इसे कल्पित मान मानकर कूट पद्धति से माध्य ज्ञात किया जाता है। और आगे अब हम लोग देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में। और इसमें है, पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय है। संपूर्ण पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त मान निम्न में से क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, माध्यिका, माध्य, बहुलक और मानक विचलन। चारों में से जो सही उत्तर है वो एक खा है, अर्थात माध्य। इस प्रकार हम कह सकते हैं संपूर्ण पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त मान निम्न में से माध्य। दूसरा है स्थितिक माध्य को निम्न में से क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, का माध्य, खा बहुलक, का माध्यिका, खा सहसंबंध। चारों में से जो सही उत्तर है वो है 2 का, दूसरे का गा, माने माध्यिका। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं स्थितिक माध्य को निम्न में से माध्यिका कहते हैं। आगे अंकमाला में सर्वाधिक आने वाला मान निम्न में से क्या कहलाता है? इसमें भी 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। चारों में से एक बहुलक, दूसरा माध्यिका, तीसरा माध्य, चौथा मानक विचलन। 4 ऑप्शन है, चारों में से जो सही ऑप्शन है वो है तीसरे का माने बहुलक। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समंकमाला में सर्वाधिक आने वाला मान निम्न में से बहुलक कहलाता है। प्रश्न और आगे निम्न में से माध्यिका का क्या गुण है? 4 ऑप्शन इसमें भी दिया गया है, सरलता, अस्पष्टता, अनिश्चितता, विषमता। चारों में से जो सही उत्तर है वो है खा, अस्पष्टता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निम्न में से माध्यिका का अस्पष्टता गुण है। आगे है अंतिम प्रश्न है, बहुलक की गणना में वर्गांतर निम्न में से कौन सा होना चाहिए? 4 ऑप्शन हैं, असमान, समावेशी, अस्पष्ट, समान। चारों में से जो सही उत्तर है वो घा है, समान। इस प्रकार से हम कह सकते हैं बहुलक की गणना में वर्गांतर निम्न में से समान होना चाहिए। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने आंकड़ों का प्रक्रमण या कह लीजिए डेटा प्रोसेसिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोगों ने अध्ययन किया। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।